वेलकम बैक गाइज। तो जैसे कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि जिनवू और बाकी सभी हंटर्स एक वाले डंजन के अंदर फंस जाते हैं, जहां पर इनका सामना कई सारे मैजिक बीस्ट के साथ होता है, जिनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये हंटर इनके सामने टिक ही नहीं पाते। और अब ये मैजिक बीस्ट इन्हें मारते कि तभी जिनवू इन सबको बचा लेता है। फाइनल में इस डंजन के बॉस कार्ल गैल्गन को भी अपना गुलाम बना लेता है। और अब जिनवू हंटर एसोसिएशन के ग्रुप में होता है। अब जिनवू अपना रीअसेसमेंट का कार्ड लेने के लिए हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में जाता है, जहां पर इसे हंटर एसोसिएशन के हेड यू जिनहू और योन होबिक मिलते हैं। यहीं पर चेयरमैन जिनवू को ऑफिस में ले जाता है, जहां पर एक बंदा जिनवू से पूछता है कि आपकी शक्तियां क्या क्या कर सकती हैं। यहीं पर जिनवू अपनी कई सारी शैडोज को बुलाता है। ओह, तो आपको बुलावे का जादू भी आता है। मैं इससे भी ज्यादा शैडोज को बुला सकता हूँ। जिनवू की ऐसी पावर्स को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये तो कमाल का हंटर है, इसकी पावर तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिनवू की ऐसी पावर्स को देखकर इसे इसका रीअसेसमेंट कार्ड दे दिया जाता है। और अब जिनवू बाहर निकलता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है, क्योंकि जिनवू इस देश का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका होता है। और ये न्यूज टीवी पर लाइव दिखाई जा रही होती है, जिसे जिनवू की सिस्टर भी देख लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जिनवू जब बाहर निकलते है तो भीड़ की वजह से जिनवू सोचता है कि बाहर कैसे जाऊं। प्रोफेसर बे कहते हैं मैं तुम्हें इस मीडिया वालों से बचाता हूँ, उसकी जरूरत नहीं। कि तभी जिनवू एक ही झटके में दूसरी तरफ चला जाता है। पीछे खड़े जोई जुंग जिन और प्रोफेसर बे दोनों ही हैरान हो जाते हैं, इसकी पावर तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सीन शिफ्ट होता है जिनहू पर, जो अपने डैड के सामने बैठा होता है। हाँ तो जिनहू, मुझे बताओ कि जिनवू मान गया क्या? नहीं, उसके कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं मान रहा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़का नहीं मानेगा, इसलिए अब तुम सिर्फ कंपनी पर ध्यान दो। नहीं डैड, मैं भी उनके साथ उनके मिशन में जाना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता होगा कि वो लड़का सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जिनहू के साथ बिताई हुई उन बेहतरीन मेमोरीज को याद करता है। डैड, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं उनके साथ ही काम करूंगा। तो है ठीक है, इसके नुकसान के लिए भी तैयार रहना। दूसरी तरफ जिनहू सोचता है कि अब ये कार्ड तो मिल चुका है, क्यों ना थोड़ी शॉपिंग की जाए। इसीलिए ये उन आर्टिफैक्ट गियर को खरीदने के लिए जाता है। यहाँ पर जिनहू कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दो जो मुझे गर्मी से बचा सके। ओ अच्छा, गर्मी से बचने के लिए मैं आपको कमाल की चीजें दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे आए। एक गैप जो आप कपड़ों के ऊपर पहन सकते हो, और एक अंगूठी जो आपको आग से बचाएगी, और इसकी कीमत आपके ही बजट में होगी। यहीं पर जिनवू जब कीमत देखता है तो वो कहता है कि थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा क्या? लेकिन ये बंदा जिनवू को साफ साफ मना कर देता है। यहीं पर जिनवू कहता है कि मुझे खंजर भी चाहिए। तभी दूसरा बंदा जिनवू को दूसरी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो इसको खंजर दिखाता है। जहाँ पर जिनवू को पता चलता है कि ये खंजर इतनी ज्यादा मजबूत है भी नहीं, फिर भी इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो अपने स्टोर में हाथ डालता है। मुझे जरा ये बताओ कि इस खंजर की कीमत कितनी होगी? सर, ये खंजर तो बहुत कीमती लग रहा है, कम से कम ये खंजर 200 मिलियन यन का होगा। इसके लिए इतनी कीमत अगर ऐसा है तो मुझे स्फीयर ऑफ एवरेस्ट को बेचने की जरूरत ही ना पड़े। सीन शिफ्ट होता है योन होबिक पर। मैं ये तो जानता था कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन आज जो उसने किया वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था। उसकी पावर्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कहीं ये ऐसा हंटर तो नहीं जो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। अब अगले दिन जिनवू पर जिनवू की बहन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। तुम्हारी वजह से मुझे मीडिया ने तंग करके रखा हुआ है। अरे मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ मीडिया वाले जान लेंगे। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या अभी तो आए थे तुम? हाँ, बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। कि तभी यहाँ पर जिनहू भी आ जाता है और मैं इसके साथ जा रहा हूँ। अब ये दोनों रात को सो जाते हैं। जिनहू अपने कई सारे शैडोज को बुलाता है और वो इन्हें निगरानी पर लगा देता है। मीडिया की वजह से अब ये घर सेफ नहीं, इसलिए तुम सबको इस घर की रखवाली करनी होगी, साथ ही मेरी बहन जिना की भी। अब ये सभी शैडोज काम पे लग जाते हैं। अब अगले दिन जिनहू को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो बताओ जिनहू, तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया? इससे पहले कि वो मुझे निकालते हैं, मैंने खुद ही अपना घर छोड़ दिया। और हाँ, तुम्हारे शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। और तुमने बताया नहीं कि तुम अपने कौन से जरूरी काम के लिए जा रहे हो? हाँ, मुझे डीएस टावर में जाना है, जहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करनी है। क्या तुम और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो एस रैंक मिलने के बावजूद भी? हाँ, शायद ऐसा ही है। अब जिनवू डीएस टावर के पास पहुँच जाता है। अब जिनवू पानी से बनी हुई अंगूठी और हवा से बने हुए केव दोनों को ही पहन लेता है, जिससे उसे गर्मी नहीं लगेगी। बस इतना ही। दूसरी तरफ जिनहू के डैड तैयार हो रहे होते हैं कि तभी उनकी वाइफ कहती है कि जिनहू हमें ऐसे ही छोड़ के चला गया, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। कि तभी इन्हें चक्कर आ जाता है। सीन दोबारा से जिनहू पर चला जाता है, जो तैयार हो जाता है एक कमाल की फाइट करने के लिए, क्योंकि इसके सामने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है जो इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। क्यों ना इस स्फीयर ऑफ एवरेस्ट को टेस्ट किया जाए। डस्क कम हेयर के बाहर आते ही वो अपनी मैजिकल पावर और इस स्फीयर ऑफ एवरेस्ट की मैजिकल पावर को एक ही जगह पे कंबाइन करके जैसे अटैक करता है तो उस जगह के
की तरह ही उड़ जाते हैं। इसने तो एक ही झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। अगली बार इसका इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करना होगा।